हेलो गाइस, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो आपके एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और यूपी आरएनएबली जेई में आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ लिंक इन ए मैकेनिज्म द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन इज इक्वल टू। अगर नंबर ऑफ लिंक कितने हैं आपके एन है, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे उतने नंबर ऑफ इन्वर्जन इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं आपके एन है, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हो जाएंगे उसके एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हमारे पास 4 बार चेन मैकेनिज्म है, हर लिंक को फिक्स करके हम क्या करेंगे, अलग अलग इन्वर्जन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इन्वर्जन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ फ्लाईव्हील इज डिटरमाइंड फ्रॉम द। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की अब्जॉर्व की जाती है फ्लाईव्हील के द्वारा, तो किसे डिटरमाइन करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं टॉर्क, क्रैंक, एंगल, डायग्राम। ठीक है, एक जगह क्या होगा, टॉर्क एफर्ट, इनकी टॉर्क के एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्रैंक एंगल। तो उसमें क्या करते हैं हम, फ्लाईव्हील जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की अब्जॉर्व करती है इसमें इसको शो करते हैं। ठीक है, टॉर्क, क्रैंक एंगल डायग्राम के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल जनरली यूज्ड फॉर इन्वॉल्यूट गियर। ये क्या है यहाँ पे, इन्वॉल्यूट गियर। ठीक है, तो जो इन्वॉल्यूट गियर होते हैं उसमें प्रेशर एंगल कितना लेते हैं हम? इन्वॉल्यूट गियर में प्रेशर एंगल कितना लेते हैं, 20 डिग्री। जो इंटरफ्रेंस होता है, ठीक है, वो इन्वॉल्यूट गियर के ही अंदर आता है। इससे क्या होता है, जो गियर है वो हमारे वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रेशर एंगल होता है वो क्या है, हमेशा सेम रहता है। तो कितना होएगा इसमें प्रेशर एंगल, 20 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन ए काइनेमेटिक चेन ए क्वार्टनरी ज्वाइंट इज इक्वलेंट टू। जो क्वार्टनरी ज्वाइंट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होगा किसके, 3 बाइंड्री ज्वाइंट के। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर टर्नरी ज्वाइंट की बात करता तो कितना होता है, 2 बाइंड्री ज्वाइंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वार्टनरी ज्वाइंट में कितना हो जाएगा उसके, 3 बाइंड्री ज्वाइंट। नेक्स्ट है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैंटिलेवर बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक कैंटिलेवर बीम है जो एक साइड से फिक्स है, दूसरी साइड क्या है, इसके फ्री हैंड पे लोड लगा हुआ है। तो इसमें क्या बताना है, इसके अंदर इसकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा WL का क्यूब अपॉन 3EI। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PL का क्यूब अपॉन 3EI। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो between 2 fixed parallel plate is 6 meter per second, then mean velocity in meter per second of the flow is। तो इसमें क्या, किसकी बात कर रहा है, ये प्लेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्लेट की बात कर रहा है। तो प्लेट के केस में क्या होता है, u यानी कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल होती है 3/2 एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, 3/2 एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। ये किसके केस में होती है, प्लेट के केस में। तो इसने क्या दी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी है, 6 मीटर पर सेकेंड, या 6 × 2/3 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका क्या जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 4। किसका आंसर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वो पाइप की बात करता हूँ, पाइप के केस में क्या है, U मैक्सिमम इक्वल टू 2U एवरेज। ठीक है, ये क्या होता है पाइप के केस में। नेक्स्ट है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स ब्लेड्स आर। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैक्सिमम एफिशिएंसी तब देता है जब उसके ब्लेड्स क्या होते हैं, बेंट फॉरवर्ड, बेंट बैकवर्ड, या स्ट्रेट, या फिर वेव
शेप्ड। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंड बैकवर्ड। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो कौन से ब्लेड पे दी होती है, जब वो बैकवर्ड बेंड होंगे। आपको पता है पावर और डिस्चार्ज में एक रिलेशन है इनके एंगल के बिटवीन। अगर जो हमारे ब्लेड्स है वो क्या है, रेडियल है, अगर ब्लेड है वो क्या है, फॉरवर्ड है, और ब्लेड क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड है, अगर ब्लेड क्या है, फॉरवर्ड है, तो उसमें जो एंगल होगा ब्लेड एंगल अल्फ़ा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। जो अल्फ़ा एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब जो फॉरवर्ड ब्लेड होते हैं उसमें क्या होता है, जो उसकी शाफ्ट पावर होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन एफिशिएंसी इसमें क्या होती है, कम होती है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। अगर हम रेडियल ब्लेड की बात करें तो इसमें जो अल्फ़ा होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। अगर हम बैकवर्ड ब्लेड की बात करें, जो अल्फ़ा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लेस देन होता है 90 डिग्री। लेकिन बैकवर्ड ब्लेड में जो उसकी एफिशिएंसी होती है ज़्यादा होती है, और जो पावर कंजप्शन होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कौन से ब्लेड का यूज़ करते हैं, बेंड बैकवर्ड ब्लेड यूज़ करते हैं, जिसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए रोटामीटर इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर। जो रोटामीटर वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, रोटामीटर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टफनेस इंडिकेट्स ऑफ ए मटेरियल। जो टफनेस है वो क्या दर्शाती है, पदार्थ की। ठीक है, तो जो टफनेस होती है, जहाँ टफनेस की बात है तो वहाँ क्या बताते हैं, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, टफनेस इंडिकेट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ए 4 बार चेन है। जो 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें जो पेयर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पहला ऑप्शन है ऑल टर्निंग पेयर, सेकंड है वन टर्निंग पेयर एंड अदर आर स्लाइडिंग पेयर, सी है वन स्लाइडिंग पेयर एंड अदर आर टर्निंग पेयर, लास्ट है ऑल स्लाइडिंग पेयर। तो जो 4 बार चेन होता है उसमें जितने भी पेयर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वन टर्निंग पेयर एंड अदर स्लाइडिंग पेयर, ये तो होता नहीं, हाँ, वन स्लाइडिंग पेयर एंड अदर टर्निंग पेयर, ये कौन सा हो जाएगा, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल पेयर्स आर टर्निंग पेयर। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ इन्वोल्यूट टूट गियर, इन्वोल्यूट स्टार्ट फ्रॉम। जो इन्वोल्यूट गियर होते हैं उसमें जो इन्वोल्यूट गियर किससे स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं बेस सर्कल से। अभी मैंने बताया था जो इन्वोल्यूट गियर में जो प्रेशर एंगल लेते हैं वो कितने लेते हैं, 20 डिग्री। जो इंटरफ्रेंस होता है वो उसमें अक्कर होती है, इसमें आती है, जिससे क्या होता है, हमारे गियर वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होते हैं, बेस सर्कल से। अगर यहाँ पे हम बेस सर्कल, पिच सर्कल, अडेंडम और डिडेंडम की बात करें तो आपका ये होता है बेस सर्कल, ये है पिच सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये डिडेंडम और ये है अडेंडम। ठीक है, इससे ऊपर क्या है, ये पिच सर्कल से ऊपर अडेंडम, ये क्या है, डिडेंडम। ये एक तरह का क्या होता है, इस तरह गियर होता है। ये वाला होता है इसका फेस और ये होता है इसका फ्लैंक। ठीक है, और बीच का जो इस सर्कल है ये सेंटर लाइन की तरह डॉट किया हुआ है, ये है पिच सर्कल। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट होता है किससे होता है, बेस सर्कल से। नेक्स्ट है द सेंसिटिविटी ऑफ एन साइक्रोनिस गवर्नर इज। जो सेंसिटिविटी होती है साइक्रोनिस गवर्नर की वो कितनी होती है, इन्फानाइट। ठीक है, अगर वो स्टेबिलिटी की बात करें तो कितनी होती है, 0। ठीक है, सेंसिटिविटी की बात करें, जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मेन स्पीड, यानी कि n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2। ठीक है,
ये होती है क्या, सेंसिटिविटी। तो साइक्लोनिक्स गवर्नर की जो सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो क्या होती है, 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्टील बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इफ बार इज हीटेड इट विल डेवलप। अगर एक स्टील बार है, ठीक है, उसको दोनों एंड से फिक्स कर दिया है और उस बार को क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो उसमें क्या डेवलप होगा, तो उसमें क्या डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा टी अल्फा यानी कि डेल्टा टी और ए। ठीक है, अब इसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं है तो क्या हम लगाएंगे इसमें, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको हीटेड कर रहे हैं और अगर फ्री टू एक्सपैंड कर दें, लिखा होता है फ्री टू एक्सपैंड, तो इसमें क्या होता है, नो स्ट्रेस। ठीक है, तो इस टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ बार लोडेड एज शोन इन फिगर। इसमें डेल्टा एल बताना है, टोटल एक्सटेंशन बतानी है बार की। तो ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं डायग्राम को। डेल्टा एल क्या होता है, पी एल अपॉन ए, यानी कि लोड इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हम इसमें लोड देखें कितना लग रहा है। इसमें P1 इज इक्वल टू 10T। ठीक है, सेकंड पोर्शन में देखेंगे P2 कितना लग रहा है, तो सेकंड में P2 देखें कितने, इधर 10 है और ये इधर क्या है, 3 है। तो 10 में से 3 गए 7 और इधर ये भी अपोजिट है तो इसका क्या हो जाएगा 7T। अगर ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये पार्ट 1 2 और 3, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए, यानी कि लोड इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन का लोड देखेंगे। P1 कितना लग रहा है 10, ये कितना लग रहा है इस साइड 10T। ठीक है, P2 की बात करेंगे तो P2 पोर्शन में कितना है, ये 10 है, ये 3 है, 10 में से 3 गए 7, ऐसे ही इधर रिकवर करेंगे, 9 में से 2 गए तो 7, तो P2 कितना आ जाएगा 7T। ऐसे हम 3 की बात करेंगे तो इस कितना आ जाएगा 9T। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लोड को ऐड कर लेंगे, P1 P2 प्लस P3, तो कितना आ जाएगा 26 इंटू इसकी लेंथ कितनी है 10 अपॉन ए इंटू ई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 इंटू 10 अपॉन ए ई, क्योंकि डेल्टा एल क्या होता है पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, टोटल तो क्या हो P1 L1 अपॉन ए ई प्लस P2 L2 अपॉन ए ई प्लस P3 L3 अपॉन ए ई। तो उसमें क्या सिर्फ लोड ही अलग अलग दिया है, उसको L बाय ए क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, if the speed of engine varies between 390 and 410 rpm in a cycle of operation, the coefficient of fluctuation of speed would be। तो उसमें क्या निकालना है, coefficient of fluctuation of speed। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज अपॉन मीन स्पीड, यानी कि n1 माइनस n2 अपॉन ये कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो क्या अगर 2 इंटू 410 माइनस 390 अपॉन 410 माइनस प्लस 390, तो कितना आ जाएगा ये 40 अपॉन 800, यानी कि डिवाइड करके इसको कट करो तो कितना आ जाएगा इसका 1/2, यानी कि 0.05। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। ठीक है, कि n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 बाय 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है ए पेल्टन व्हील इज, जो पेल्टन व्हील होते हैं ये क्या है, जो पेल्टन व्हील है ये क्या है, एक इम्पल्स टरबाइन होता है, ठीक है। तो कौन से टाइप का फ्लो होता है, इसमें होता है टेंजेंशियल फ्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर ये यहाँ पे पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन इन तीनों टरबाइन की बात करें, ठीक है, जो पेल्टन टरबाइन होता है ये क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है। फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन ये क्या होता है, तीनों की तीनों रिएक्शन टरबाइन होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी हेड की बात करें, जो पेल्टन टरबाइन होता है इसका हेड ज़्यादा होता है, फ्रांसिस का मीडियम होता है, कैप्लन और प्रोपेलर का लो होता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, जो पेल्टन टरबाइन होती है इसकी स्पीड कम होती है और फ्रांसिस टरबाइन की स्पीड मीडियम होती है, कैप्लन टरबाइन की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम फ्लो की बात करें, इसमें होता है टेंजेंशियल फ्लो पेल्टन टरबाइन में, फ्रांसिस टरबाइन में होता है रेडियल फ्लो, कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन में होता है एक्सियल फ्लो, ठीक है। कैप्लन टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन प्रोपेलर टरबाइन में जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन क्या है, इम्पल्स टरबाइन हो गया, और क्या है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन रिलेटेड टू, जो बर्नौलीज इक्वेशन होते हैं वो किससे रिलेटेड होती है, वो होती है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी की इक्वेशन की बात करता तो किससे रिलेट्स होती है, वो होती है मास से, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मास, और ये है कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन है पी प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2G प्लस जेड, यानी कि प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी ऑफ हेड, ठीक है। नेक्स्ट है द टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ट्विस्ट इन ए शाफ्ट ऑफ ए यूनिट लेंथ, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ए यूनिट ट्विस्ट यानी कि टी बाय थीटा इन ए शाफ्ट ऑफ ए यूनिट लेंथ, तो किसके इक्वल होगा, टी बाय थीटा, तो किसके बराबर होगा, टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, टी अपॉन जे इज इक्वल टू जेड थीटा अपॉन एल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टी बाय थीटा यानी कि टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा जी जे बाय एल, तो यूनिट लेंथ क्या है जिसकी यूनिट हो जाएगी, यानी कि एल कितना हो जाएगा 1, तो टी बाय थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, जे इंटू जी, यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ए हार्टनर गवर्नर, जो है वो किस प्रकार का गवर्नर होता है। अगर हम यहाँ पे गवर्नर की बात करें, ठीक है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, एक होता है इनर्शिया गवर्नर। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की हम स्टडी करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर दो आते हैं, एक होता है पेंडुलम टाइप गवर्नर, ठीक है, तो एक होता है लोडेड टाइप गवर्नर। अगर हम पेंडुलम की गवर्नर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही होता है वॉट गवर्नर, ठीक है। अगर लोडेड गवर्नर की बात करें तो उसमें होता है एक डेड लोड, डेड वेट, एक होता है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। अगर हम डेड वेट की बात करें तो उसमें होता है पोर्टल और पोरल गवर्नर, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड में हार्टनर गवर्नर आता है, ठीक है। तो इसमें जो हार्टनर गवर्नर है वो किस प्रकार का गवर्नर है, वैसे तो होगा स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, लेकिन इसमें स्प्रिंग लोडेड गवर्नर ऑप्शन में नहीं है, तो हम पेंडुलम टाइप में थे वॉट गवर्नर आएगा। साइंटिफिकल इनेशिया टाइप की हम स्टडी नहीं कर रहे हैं इसमें, साइंटिफिकल टाइप के सारे। डेड वेट में तो पोर्टल और पोरल गवर्नर ही आएगा, रही बात इसमें क्या बचा, साइंटिफिकल गवर्नर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर डेड स्प्रिंग लोडेड गवर्नर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर स्प्रिंग लोडेड गवर्नर भी हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है उसकी जगह इसने क्या देखा, अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल भी देखा, तो हार्टनर गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अडेंडम एंड डिडेंडम इज नोन एज, जो अडेंडम और डिडेंडम का जो डिफरेंस होता है
उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, अडेंडम और डिडेंडम के डिफरेंस को, इसको बोलते हैं हम क्लीयरेंस। जो डिफरेंस होता है अडेंडम और डिडेंडम के बीच को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें बैकलैश की और क्लीयरेंस की, ठीक है, और टूथ स्पेस की, तो उसमें क्या होता है, जो आपका जो बैकलैश होता है वो क्या होता है, बैकलैश डिफरेंस है किसका, अगर बैकलैश की बात करें, स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस, ठीक है, स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैकलैश बोलते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेस टूथ स्पेस, ठीक है, और टूथ थिकनेस को ऐड कर जाए तो क्या होगा, सर्कुलर पिच बोलते हैं, या सर्कुलर पिच को बोलते हैं पाई डी बाई टी या पाई इंटू एम, यानी कि मॉड्यूल, क्यों डी बाई टी किसके बराबर होता है, मॉड्यूल के बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें फ्लैंक, तो मैंने बताया था अगर ये गियर है, ये गियर का एक टीथ है, तो उसके ऊपर का जो पी सर्कल से ऊपर का जो फेस होता है फेस, ये होता है नीचे वाला फ्लैंक, ठीक है। टूथ स्पेस की बात करें, टूथ स्पेस क्या होता है, अगर दो गियर बने हुए हैं, एक गियर ये है और एक गियर ये है, ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं टूथ स्पेस, और एक टीथ की थिकनेस होती है उसको बोलते हैं टूथ थिकनेस, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सर्कुलर पिच, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लीयरेंस। किसका डिफरेंस होता है, बिटवीन अडेंडम एंड डिडेंडम, ठीक है। नेक्स्ट है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ इक्वल ओवरहैंगिंग लेंथ एंड कैरीज इक्वल कंसंट्रेटेड लोड पी एट एंड्स। क्या एक लोड है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ओवरहैंगिंग है, हैज़ इक्वल ओवरहैंगिंग लेंथ एंड कैरीज इक्वल कंसंट्रेटेड लोड पी एट एंड्स, यहाँ पे पी है और इधर भी एक लोड रख रहा है पी, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट ओवर द लेंथ बिटवीन द सपोर्ट, सपोर्ट के बीच में क्या निकालनी है इसकी, हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, किसके बीच में, सपोर्ट्स के बीच में, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये क्या है, सपोर्ट है, ऊपर क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ठीक है। अगर भी यहाँ पे इसका सी एफ ओस डायग्राम बनाए तो सी एफ ओस डायग्राम बनेगा इसके इस तरह से करके कुछ, ठीक है, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा ऐसे करके। तो मैं क्या है, जो बेंडिंग मूवमेंट है बिटवीन द सपोर्ट्स, इनकी सपोर्ट्स के बीच पे यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट है वो क्या है, इस ज़ीरो है, सेकेंड ऑप्शन है बी इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, सेकेंड है वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन सपोर्ट टू अनदर, लास्ट है इज़ मैक्सिमम एट मिड पॉइंट, तो ना तो ये मैक्सिमम है, ऑप्शन डी ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए भी गलत है, ये ज़ीरो भी नहीं, तो क्या है, इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसका इस तरह से, ये सपोर्ट के बीच में जो इसका डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का, वह क्या है, ना तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फॉर द टू शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो शाफ्ट है वो कनेक्ट हो रही है पैरेलल में, ठीक है, अगर दो शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें क्या सेम रहेगा, तो उसमें हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि थीटा सेम रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थीटा वन एक शाफ्ट का दूसरे शाफ्ट का इज इक्वल टू थीटा टू। अगर बात करता है उसकी सीरीज़ की, जो शाफ्ट है, दो शाफ्ट सीरीज़ में लगी हुई है, ठीक है, 1 और 2, तो उसमें क्या सेम होता है, तो उसमें सेम होता है उसका टॉर्क, T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। अगर वो पैरेलल में लगी हुई है तो क्या है, उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज ए पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे
जो साइन है वो क्या बेंडिंग मोमेंट के चेंज होंगे, ठीक है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन किसी केस में आता है, यह आता है ओवरहैंगिंग के केस में। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन किसी केस में आता है? ओवरहैंगिंग के केस में। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट ये तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, और शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। को पता है जो हमारे बीम होते हैं वो क्या होते हैं, कैंटिलीवर बीम, जो एक साइड से फिक्स होता है दूसरी साइड से फ्री होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल सपोर्टेड बीम जिसके दोनों साइड के होते हैं सपोर्ट लगे होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड बीम, दोनों साइड से फिक्स होता है, ठीक है। एक होता है ओवरहैंगिंग बीम जिसमें सपोर्ट्स लगे होते हैं, बीच में साइड में जो बीम होता है बाहर निकला होता है, ठीक है, समझिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन होता है किसके केस में होता है, इन ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फ्लाईव्हील इज डिटरमाइंड बाय, ये भी आया था। तो किसे डिटरमाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाती है फ्लाईव्हील से, तो क्या होता है, टॉर्क क्रैक एंगल डायग्राम। नेक्स्ट है रेनकाइन फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर, जो रेनकाइन फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, वो किस होता है, शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए। अगर हम यहाँ ईलर फॉर्मूला की बात करें वो होता है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक है, ठीक है। ईलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है पाई का स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर। अगर हम यहाँ रेनकाइन फॉर्मूले की बात करें तो रेनकाइन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सी ए बाय 1 प्लस अल्फ़ा एल बाय के का स्क्वायर, यानी कि लेंथ और रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो जो रेनकाइन फॉर्मूला होता है किसके लिए होता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कॉलम के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम की बात करता तो किसके केस में होता, ईलर के केस में। अगर यहाँ पे हम लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम की बात करें, जो शॉर्ट कॉलम होता है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है, शॉर्ट कॉलम की लेंथ होती है वो क्या होते हैं, उसके यानी कि ए डी से क्या होती है, कम होती है। लॉन्ग कॉलम की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो 30 डी से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 से 30 डी के बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इफ़ वन एंड ऑफ हिंज कॉलम इज मेड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, हाउ मच इज द क्रिटिकल लोड कंपेयर टू इज ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अगर बीम है एक साइड से फिक्स्ड है और दूसरा साइड उसका एंड क्या है, फ्री है, ठीक है। तो उसकी जो ईलर फॉर्मूला होता है वैसे क्या होता है, पाई का स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। अगर बीम एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से फ्री है तो उसमें जो एल है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2L के बराबर। तो कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर ई आई बाय 4L का स्क्वायर। तो इसकी कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 1/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/4। अगर हम यहाँ इसकी बीम की बात करें यानी कि कॉलम की बात करें, फिक्स कॉलम है या कैसा कॉलम है, ठीक है। तो एक होता है फिक्स्ड कॉलम, ठीक है, जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो किसकी होती है, L/2 उसकी हाफ होती है। सेकंड होता है जो कॉलम दोनों साइड से क्या हो, हिंज्ड हो, यानी कि ठीक है पिन हो। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, उसके ओरिजिनल लेंथ की, यानी कि एल के बराबर ही। तीसरा होता है अगर बीम यानी कि कॉलम एक साइड से फिक्स्ड है और दूसरी साइड से क्या है, हिंज्ड है, तो उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, L/√2। एक होता है अगर कॉलम का एक एंड फिक्स्ड है दूसरी साइड से फ्री है तो उसकी लेंथ होती है 2L के बराबर, ठीक है। जो हाईएस्ट बकलिंग आएगी वो किस में आएगी, इसके फिक्स्ड कॉलम के। अगर दोनों साइड से फिक्स्ड है कॉलम, ठीक है, या क्लैंप है, तो उसमें जो बकलिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये थे इसके जो कॉलम के टाइप।
फिक्स कॉलम, जब दोनों एंड फिक्स रो, जब दोनों एंड क्या उसके हिंज रो, एक एंड फिक्स रो और एक एंड हिंज रो, एक एंड फिक्स रो एक एंड फ्री। तो जो ऑप्शन न्यूमेरिकल के हिसाब से जो था, हम इसमें इसको आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/4। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स। जो सिलेंडरनेस रेशियो होती है एस आर से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, जो के होती है यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता है के, वो किसके बराबर होता है, अब आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके बराबर, ए के का स्क्वायर यानी कि एरिया इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन। तो के बराबर क्या हो जाएगा, √I/A। ठीक है, अब हम अगर सिलेंडरनेस रेशियो की बात करें, जो शॉर्ट कॉलम होता है, मीडियम कॉलम होता है, ठीक है, और क्या होता है लॉन्ग कॉलम, इसके केस में सिलेंडरनेस रेशियो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट कॉलम की बात करें तो उसमें क्या होगी 32 से कम होती है, मीडियम में क्या होती है 32 से 120 के बीच में होती है इसकी सिलेंडरनेस रेशियो। अगर लॉन्ग कॉलम की बात करें तो 120 से मोर होगी। ठीक है, ऐसे हम इसकी लेंथ की बात करें थे। ठीक है, अगर शॉर्ट कॉलम है तो उसकी लेंथ कितनी थी, 8D से लेस देन, मीडियम है 8 से 20D के बीच, अगर लॉन्ग है तो 30 से 30D से ज़्यादा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके गाइस।